हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1। थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, 4 मार्क्स का लगभग इससे क्वेश्चन आता ही है। इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है आंसर है सबको मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। चाहे वो आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन हो, आरटीपी हो, एमटीपी हो या पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हो, सब कुछ अपन ने इस चैप्टर में कवर किया हुआ है, इस वीडियो में कवर किया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का किस अटेम्प्ट में आया है ये भी अपन ने मेंशन किया हुआ है। देखो हर क्वेश्चन के बगल में ऐसा अपन ने लिख दिया है कि कौन से अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन आया है, या आरटीपी का है या एमटीपी का है, ताकि आपको आसानी हो। और बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको पूरा चैप्टर समझाया जाएगा। साथ ही में आपको बताया जाएगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से एग्जाम में देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेन फंक्शन बताओ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के, या फिर मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। और साथ ही में कौन से 3 बेसिक क्वेश्चन हैं जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में आंसर करने चाहिए। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में बेसिकली अपन बिजनेस सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, किस टाइप का बिजनेस अपन स्टार्ट करें, किस टाइप के बिजनेस में अपन कॉम्पीट करें। फॉर एग्जांपल अंबानी जी के पास बहुत पैसा है, वो सोच रहे हैं यार अभी नया टाइप के बिजनेस में घुसना है, तो किस में घुसे, गेमिंग में घुसे, गेमिंग इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, किस में घुसा जाए और किस में कॉम्पीट किया जाए, किस में मैक्सिमम प्रॉफिट आप अचीव कर सकते हो। ये बेसिक मीनिंग होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का। और कौन से 3 बेसिक क्वेश्चंस जो है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में आंसर करने चाहिए, तो उसमें सबसे पहला है सूटेबिलिटी, कि आप जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो वो कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करेगी कि नहीं करेगी। मान लेते हैं कंपनी का कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि यार इस साल 10,000 करोड़ का जो है प्रॉफिट करना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी ये प्रॉफिट की और कंपनी को ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी। सेकेंड, फेसिबिलिटी, कि आप नया बिजनेस में घुस रहे हो, मान लेते हैं आप गेमिंग इंडस्ट्री में घुस रहे हो, तो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं, या रिसोर्स अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, जुगाड़ कर पाओगे कि नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी आपको रिसोर्स चाहिए वो आपको मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। किस टाइप के रिसोर्स चाहिए और आप रिसोर्स जुगाड़ पाओगे कि नहीं जुगाड़ पाओगे, वो भी इसके अंदर आ जाता है। एंड फाइनली आता है एक्सेप्टेबिलिटी, कि आप तो मान लेते हैं गेमिंग इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो, लेकिन आपके स्टेक होल्डर क्या होते हैं, स्टेक होल्डर जो बिजनेस से रिलेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हो गए हमारे शेयर होल्डर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक जो हमें लोन देते हैं, ये सारे ही स्टेक होल्डर होते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी स्टेक होल्डर को पसंद आ रही है कि नहीं, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, कि यार मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री जो है गेमिंग में घुसना चाहती है, तो इससे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर्स हैप्पी है कि नहीं है। ये था थर्ड क्वेश्चन जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में आंसर किया जाता है। तो क्रक्स की बात करते हैं अपन, तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में अपन डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के बिजनेस में हमें घुसना है, किस टाइप के बिजनेस में घुस के हमें कॉम्पीट करना है। देन 3 बेसिक क्वेश्चंस जो आंसर करता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में, सबसे पहले आती है सूटेबिलिटी, कि जो स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं वो कॉमन गोल कंपनी के अचीव करने में मदद करेगा कि नहीं करेगा। फेसिबिलिटी, यानी कि आप रिसोर्स किस किस टाइप के चाहिए और आप जुगाड़ पाओगे कि नहीं। थर्ड है एक्सेप्टेबिलिटी, यानी सारे स्टेक होल्डर आपके डिसीजन से, आपकी स्ट्रेटेजी से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। की पॉइंट्स भी अगर आप याद कर लेंगे और लिख के आ जाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे होती है, डिस्कस कीजिए। मई 2023 का ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में, एमटीपी 2022 वाले में भी ये ऑलरेडी है। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी है, ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, कैसे फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाया जाए। देखो सिमिलर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका आंसर हमें 2 पार्ट में करना है, कि पहले ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल कैसे बनाए और दूसरा फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे बनाए। तो पहले पार्ट का आंसर दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाना है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्लियर कट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होना चाहिए, यानी किस डायरेक्शन में कंपनी को ले जाना है ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करिए, देखिए किस टाइप की अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे देखो स्विगी जोमेटो को क्या लगा कि यार लोग बाहर का खाना तो चाहते हैं, लेकिन आलसी है बेचारे, बाहर जाके खाना नहीं चाहते हैं, तो इन लोगों ने क्या सर्विस स्टार्ट कर दी कि भैया बाहर से खाना हम लेके आ जाएंगे, उसके बदले सर्विस फी इन लोग चार्ज करते हैं। अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ठीक तरीके से रीड नहीं करेंगे तो आप पुराने हो जाएंगे मार्केट में और आप फिर बर्बाद हो जाएंगे। अब देखो नोकिया क्या करता था, एक टाइम पे इसके पास बहुत तगड़ी मार्केट थी, मार्केट में इसका बहुत बड़ा इसका रुतबा था, ये बटन वाले फ़ोन बहुत तगड़े बनाता था, लेकिन क्या हुआ,
हुआ ये कि मार्केट किस तरफ जाने लग गया, लोगों की चॉइस टच स्क्रीन की तरफ जाने लग गई। इसने ये इन्वायरमेंट में चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर पाया या फिर नहीं जान पाया, ड्यू टू विच अब ये पुराना हो गया, या फिर दूसरे प्लेयर्स जो है जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, Xiaomi हो गया, ये सब इससे काफ़ी आगे बढ़ गए। नेक्स्ट, अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ। देखो किसी भी कंपनी को ग्रेट बनाने के लिए वहां पे चाहिए आपको तगड़े बंदे। एम्प्लॉयज तो देखो सबके पास है, मोर और लेस। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान लेते जियो है, एयरटेल है, इनके पास रिसोर्स है, पैसा है, लेकिन वही कंपनी आगे बढ़ पाएगी जो तगड़े बंदे हायर करके रखेगी। नेक्स्ट, आपने तगड़े बंदे भी रख दिए हैं, तो अब डेमोन्स्ट्रेट करो अपनी इफेक्टिवनेस, यानी कि परफॉर्मेंस जोरदार दे के बताओ। वही ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी परफॉर्मेंस देगी वही सस्टेन कर पाएगी मार्केट में। और अगर ये सब करेंगे तो आपको कम्युनिटी का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी पब्लिक का सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसी के साथ पहला पार्ट तो हमारा हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल कैसे बनाए। तो इसका क्रक्स अपन ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के पास क्लियर का डायरेक्शन होना चाहिए, आइडेंटिफाई करे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि अपने इन्वायरमेंट को ठीक तरीके से स्कैन करे, तगड़े बंदों को हायर करके रखे, देन अच्छी परफॉर्मेंस दे, ज़्यादा इफेक्टिव बने, और फाइनली कम्युनिटी का सपोर्ट ले, यानी वो पब्लिक जिसके साथ आपको डील करना है, अगर वो आपको सपोर्ट करेगी, आपके प्रोडक्ट को बाय करेगी, अगर वो आपको फॉलो करने लग गई और वो कंपनी पसंद आने लग गई पब्लिक को, तो पब्लिक श्योरली जो है अच्छा खासा मुनाफा, प्रॉफिट जो है कंपनी को दे जाएगी। देखो कम्युनिटी से बेटर सपोर्ट मिलेगा तो सेल्स भी बेटर मिलेंगी, रिवेन्यू हाई होंगे एंड प्रॉफिट भी हाई होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं कि फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे बनाए ऑर्गेनाइजेशन को। देखो सेपरेट क्वेश्चन दोनों आ सकता है, सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे बनाए ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहला है मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, एक सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो पीजीबीपी इनकम आ रही है, देन आपकी कुछ प्रॉपर्टी है तो वहाँ से रेंटल इनकम आ रही है, कैपिटल गेन हो सकता है, अदर इनकम जैसे इंटरेस्ट आपको आ रही है, तो वन सोर्स ऑफ इनकम से तो ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड, वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, एक से ज़्यादा वे से आप पैसा कमाओ। अब इसका एग्जांपल समझो, तो इजी लैंग्वेज में समझो, इसके लिए मैं आपको एकदम रफ आइडिया दे रहा हूँ, एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते समय रहना है, तो देखो ये यूट्यूब के व्यूज़ से भी पैसा कमाता है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज़ में 20 से 30 हज़ार रुपये मिलता है इंडिया में, थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो हो और पूरा लोग देख रहे हो, जितना ज़्यादा देखेंगे उतनी ज़्यादा एड्स मिलती है। देन ब्रांड स्पॉन्सरशिप से भी कमाता है, जैसे स्पिनी, जोमेटो, ये सारे ब्रांड स्पॉन्सरशिप उसको मिलती है, उससे भी पैसा कमा रहा है। देन आप देखेंगे कि मेंबरशिप, जो कुछ कुछ वीडियोस है वो सिर्फ अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहा है, उससे भी वो 59 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो रेगुलरली करते रहो। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग इजी शब्दों में समझा जाए तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कितना पैसा बच रहा है कंपनी में, उस बचे हुए पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है। इन शॉर्ट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज प्लस यूज़ करें, ताकि फ्यूचर में कंपनी को पैसों से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं जाए और कंपनी अपने सारे गोल्स को टाइम टू टाइम फुलफिल भी कर पाए। एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम होने चाहिए, यानी कि आप मेक श्योर करो कि आप फोकट में पैसे नहीं उड़ा रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं कर रहे हो। मान लेते हैं आपने लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा दे दिए या आपने टू मच एडवर्टाइजमेंट कर दी, तो इन सारे कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक एडुकेट फाइनेंशियल सिस्टम तो होना ही चाहिए। पब्लिक में इमेज आपकी या आपकी कंपनी की तगड़ी होनी चाहिए, जैसे कि टाटा की है। अभी देखो सर रतन टाटा की इमेज इतनी अच्छी है मार्केट में और लोगों के बीच में कि लोग टाटा का प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। अपनी वैल्यूज़ के बारे में क्लियर रहो कि भाई हमें ऑनेस्ट रहना है, हमें पब्लिक के साथ बेईमानी नहीं करनी है, डिसऑनेस्टी नहीं करनी किसी भी टाइप की, क्योंकि देखो आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म तक चलना है। अब लंबे समय तक चलना है तो पब्लिक से बना के चलो, पब्लिक भी आपको बेहतर समझे, ये मान के चले कि यार ये इंसान, ये कंपनी भले के लिए सोचती है पब्लिक के। एंड फाइनली फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि किस टाइम पे अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे कंपनी को ग्रो करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो जो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, भले आज 2 लाख 4 लाख 5 लाख प्रॉफिट कमा रही है पर मंथ, लेकिन अगर सही टाइम पे ग्रो नहीं करेगी तो आज से 4 साल बाद 5 साल बाद कहीं रुक सी जाती है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं और फिर वो खाने लग जाते हैं कंपनी को। तो बेहतर तो वही है कि आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, आपको कब कहाँ कितने पैसे लगाने हैं उसकी फ्रीडम एक कंपनी के पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपनी कंपनी को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो इसका क्रक्स क्या है,
एक सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा होना चाहिए, एक वे से ज़्यादा आप पैसे कमा सको, बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, पब्लिक में अच्छी इमेज होनी चाहिए, आपकी वैल्यू क्लियर होनी चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, एंड फाइनली आपको कब कहाँ कितने पैसे लगाने हैं उसकी फ्रीडम एक कंपनी के पास होनी चाहिए। अब ये सारे पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा मैंने लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। सो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर देना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के आउटकम्स क्या क्या है। तो इसके पहले आप आउटकम्स जाने, आपको ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। और इसी के जैसा क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स जो है वो आउटकम्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। क्या आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? हाँ या ना आपको इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करके, ताकि फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सके। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है। फाइनेंशियल टूल्स ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है जो हमें अपने पैसों को मैनेज करने में मदद करते हैं, जैसे कि बजटिंग हो गया, टैक्स प्लानिंग हो गया। देन फाइनेंशियल गोल्स यानी ऐसा टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं, मॉनिटरी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, ये हो गए फाइनेंशियल गोल्स। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इन शॉर्ट क्या है? एक ऐसी सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स क्या आउटकम है फाइनेंशियल प्लानिंग के? तो लगेगा आपको कि हाँ यार ये आउटकम तो है, लेकिन ये एक्चुअल में आउटकम नहीं है। अच्छा, MCQ पर्पस के लिए भी इसको याद रखना। तो क्या है आउटकम्स? तो अब डिस्कस करते हैं अपन कि आउटकम्स क्या क्या है। तो पहला आउटकम है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड रिजल्ट, जिसके टूवर्ड्स आप काम कर रहे हैं, कि आप एंड में चाहते क्या है कंपनी में। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव यानी ऐसा ऑब्जेक्टिव जो आप फाइनेंशियली अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है कि आप 10% ग्रोथ चाहते हैं दिस ईयर, तो ये आपका हो गया फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। नाउ आपका जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है ना, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए कॉर्पोरेट मिशन के साथ, यानी जो मेन कंपनी का, कॉर्पोरेट का ओवरऑल मिशन है उसके साथ जो है कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अभी मान लो कि आप जो है प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हो ताकि ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो, ये आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि आप MRP बढ़ाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो। जबकि आपकी कंपनी का मेन मिशन क्या है कि कम से कम प्राइस में मैक्सिमम प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाने। तो देखो यहाँ पे ये मैच नहीं हुआ ना। तो इसीलिए आपको ऐसे स्टेप्स लेने हैं ताकि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए और कॉर्पोरेट मिशन के साथ वो कंसिस्टेंट भी हो। सेकेंड आउटकम है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। देखो, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले आप एनालाइज करते हो कि यार कौन सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है हमारी कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करती है, हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपने जान लिया कि यार हमारी कंपनी लॉस पे लॉस करे जा रही है, तो फिर ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना जिससे आप इस लॉस को मिटिगेट कर सके या प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके कंपनी को। तो ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं जैसे कि आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, इंप्लॉइज को ले ऑफ कर रहे हैं। भाई कम इंप्लॉइज होंगे, कम सैलरी देनी पड़ेगी, कॉस्ट कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लॉस भी कम हो जाएगा। या आप ऐसा सोच रहे हैं यार इस साल जो है मैं सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा बेचूंगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो लॉस कम से कम हो पाएंगे। तो ये अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटकम आता है फाइनेंशियल मेजर्स। देखो, जैसे रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सब क्या करते हैं? ये सब मदद करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है उसको इवेल्युएट किया जाए। भाई नेगेटिव कैश फ्लो जा रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि यार कंपनी जो है ठीक से पैसे जनरेट नहीं कर पा रही है। डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि यार डेब्ट कितना है और इक्विटी कितना है, यानी उधार से कितना पैसा लेके आए हैं और ओनर का कितना पैसा है। अभी डेब्ट ज़्यादा होगा यानी उधार का पैसा ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सारे रेशियो हमें मदद करते हैं कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक तरीके से इवेल्युएट कर सके। तो ये है इसके आउटकम्स। तो आओ एक बार इसका क्रक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है आउटकम्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है वो समझा हमने कि सिस्टमेटिक अप्रोच है जो मदद करता है फाइनेंशियल रिसोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, और इसको करने के लिए हम बजट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सके। फिर फाइनेंशियल रिसोर्स टूल्स एंड गोल्स, ये आपके फाइनल आउटकम्स है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के? तो नहीं, इसके मिलते जुलते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव
कि एंड में आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए। सेकेंड है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एनालाइज करो और उसको दूर करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन चुनो। एंड फाइनली फाइनेंशियल मेजर्स, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने में मदद करते हैं। और यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल टूल्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल गोल्स के इजी मीनिंग रख लिए हैं लिख के, ताकि आपको आसानी हो। ये बुक का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रोवाइड करने के लिए लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रेटेजी बताओ अलग अलग हायरार्की लेवल्स पे। तो इसके लिए तो पहले समझना पड़ेगा कि हायरार्की लेवल्स में क्या क्या आता है। तो 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, एक कॉर्पोरेट लेवल में, एक बिजनेस यूनिट लेवल में और एक फंक्शनल या फिर डिपार्टमेंट लेवल पे। ये दोनों सेम ही चीज़ है। और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टर्म कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी एंड 3 बेसिक क्वेश्चंस इट आंसर्स। तो ये तो ऑलरेडी अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। तो 3 डिफरेंट हायरार्की लेवल्स जो होते हैं उसमें से पहला कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी तो अपन पढ़ चुके हैं, बिजनेस यूनिट लेवल अपने को पढ़ना है और फंक्शनल यूनिट लेवल भी अपने को पढ़ना है। देखो ये आंसर है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी और 3 बेसिक क्वेश्चन जो ये आंसर करता है, जो अपन ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ आता है बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में रिलायंस ने ये तो डिसाइड कर दिया कि उसे कौन कौन से बिजनेस में घुस के कॉम्पीट करना है, जैसे कि जियो मार्ट, जियो सिनेमा, आजियो। नाउ बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी में हम ये देखेंगे कि कैसे ये सारे ईच बिजनेस जो है ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करे जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रदान करता हो, यानी कि दूसरों से बेहतर, अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर। जैसे कि जियो मार्ट कह रहा है कि ऑर्डर कर दो ऐप से, हम फास्ट डिलीवरी या सेम डे डिलीवरी कर देंगे, हमारे प्राइसेस बाकी उसके मुकाबले कम है। जियो सिनेमा देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए, यानी अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाने के लिए क्या किया है कि IPL के राइट्स ले लिया है और उसे फ्री में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। यानी कोई भी जियो सिनेमा डाउनलोड कर सकता है, वेदर वो जियो सिम का यूजर हो या फिर एयरटेल का यूजर हो, किसी का भी यूजर हो, जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करो और फ्री में IPL जो है वॉच कर सकते हो। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है जियो सिनेमा के लिए, और इसके कारण ये हॉटस्टार हो, नेटफ्लिक्स हो, Amazon प्राइम हो, उससे आगे बढ़ रहा है, या एटलीस्ट उनको एक तगड़ा कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है। देन जियो सिनेमा की आप प्रीमियम भी देखेंगे तो मंथली आपसे 29 रुपीज़ ही चार्ज कर रहा है, जो कि अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी कम है। सो ये किया जाता है बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी में, यानी हर बिजनेस को सेपरेट समझा जाए, सेपरेट प्रॉफिट सेंटर है ये, और सबकी प्लानिंग भी इंडिपेंडेंटली की जाएगी। यानी जियो मार्ट की प्लानिंग अलग होगी, जियो सिनेमा की अलग होगी, आजियो की अलग की जाएगी। सबको मेक श्योर करना है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए जिससे कोऑर्डिनेशन जो है उनके बिजनेस का काफ़ी स्मूथली रन करे, ताकि काम यानी ऑपरेशन काफ़ी आराम से हो सके और प्रॉफिट भी अचीव की जा सके। नाउ नेक्स्ट आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। तो थोड़ा और डीप घुस रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल लेके चलते कि आपने जियो मार्ट बना दिया। अब जियो मार्ट में आप काम के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे, जैसे परचेज डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे ताकि रॉ मटेरियल सस्ते सस्ता खरीदा जाए या फिनिश गुड्स भी सस्ते सस्ता खरीदा जाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएंगे ताकि प्रोडक्शन तरीके से हो। सेल्स डिपार्टमेंट बनाएंगे ताकि उनका काम ये हो कि ज़्यादा सेल्स कर सके। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मार्केटिंग करने के लिए यानी प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स को यानी कि अपने एम्प्लॉयज को संभालने के लिए अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा सकता है। अब इन डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि वो बिजनेस यूनिट लेवल पे जो स्ट्रेटेजी बनी है उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि टारगेट जो है ऑन टाइम पूरा होना चाहिए, और एफिशिएंटली का मतलब होता है कि मिनिमम इनपुट से आपको मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट करना है, यानी कि आपको वेस्टेज जो है वो कम से कम करने हैं। अच्छा, फंक्शनल यूनिट जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है, यानी कि हायर लेवल स्ट्रेटेजी में भी इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है भाई? हायर लेवल स्ट्रेटेजी में तो बिजनेस यूनिट और कॉर्पोरेट लेवल है, ये कैसे इन्वॉल्व होता है? तो ये क्या करता है, कस्टमर के जो फीडबैक है वो वाला इनपुट जो है वो अपने बिजनेस यूनिट और कॉर्पोरेट लेवल वालों को बताता है, जिसकी वजह से उन लोग बेहतर प्लान बना पाते हैं। अगर ये फंक्शनल यूनिट लेवल पे कस्टमर की फीडबैक नहीं प्रोवाइड करेगा तो ऊपर वाले लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, और ख़राब चल रहा है तो क्यों ख़राब चल रहा है, क्या खामियां हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो इन्फॉर्मेशन का इनपुट है ये आपको फंक्शनल लेवल प्रोवाइड करके देता है। चलो भाई, फंक्शनल लेवल ने तो ये सारे इनपुट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो हायर लेवल स्ट्रेटेजी फिर बनाई जाएगी बिजनेस यूनिट और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के दौरान, और फिर
फंक्शनल यूनिट का ये काम होगा कि उस स्ट्रेटेजी को डिस्क्रीट एक्शन प्लान में यानी कि एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करे। भाई प्लानिंग कर लिया है ऊपर वाले लेवल ने, तो उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, तो बोले ये करवाएंगे फंक्शनल यूनिट लेवल। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट हायरार्की लेवल जो है डिस्कस कर लिया है। तो इसको समराइज कर लेते हैं। अब भाई कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में रिलायंस डिसाइड करेगा कि कौन कौन से बिजनेस में कॉम्पीट करना है, जैसे कि जियो मार्ट हो गया, जियो सिनेमा हो गया, आजियो हो गया। देन बिजनेस यूनिट में आप ये देखोगे कि जियो मार्ट किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डेवलप करे ताकि वो कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सके। फंक्शनल लेवल में जो बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट किए जाएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से जो भी प्लान है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है एग्जीक्यूट किए जाए। सो ये आंसर हो गया। देखो आंसर में आपको मेन क्या है, कीवर्ड्स याद रखने और साइड हेडिंग याद रखनी। साइड हेडिंग आपको एज इट इज लिख के आनी है, तो ये आपको नंबर जो है मिलते हैं। अंदर का पार्ट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन है जो मॉड्यूल में दी हुई थी, तो ये आप रीड कर लेना क्योंकि आजकल एमसीक्यू कहीं से भी आ जाता है। तो ये रीडिंग पर्पज़ के लिए, आंसर में इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को देखना है कि एज अ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट आप कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन पे डिपेंड करते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से की डिसीजन है जो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। यानी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाते वक्त आपको कौन कौन से डिसीजन का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कितना डेब्ट यानी उधार से माल लाएंगे और कहाँ से लाएंगे, और कितना इक्विटी लाएंगे, यानी कि मतलब कितना पैसा उधार का है, कितना पैसा इक्विटी का है। इक्विटी यानी कि ओनर का है। सेकंड, अब पैसे तो आ गए, अब आपको करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि कैपिटल प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। बड़ी बड़ी एसेट, फिक्स्ड एसेट आपको यहाँ पे बाय करनी रहती है। अब देखो जहाँ पे भी आप जो है इन्वेस्ट करते हो वहाँ का रिटर्न एक्सपेक्टेड जो रहेगा वो चेक कर लेना, और रिस्क कितना रहेगा वो चेक कर लेना। देखो हर किसी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ रिटर्न जो है वो मैक्सिमम मिले और रिस्क जो है पैसा डूबने का डर जो है वो मिनिमम हो। नेक्स्ट आता है डिविडेंड डिसीजन। मान लेते हैं आपने प्रॉफिट कर लिया, तो अभी प्रॉफिट को शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड बांटे या ना बांटे, और बांटे तो कितना बांटे। देखो आप अपने प्रॉफिट को या तो बांट सकते हैं शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या फिर उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके शेयर होल्डर किस प्रकार के। यदि आपकी शेयर होल्डर में बूढ़े लोग ज़्यादा है, ओल्ड पीपल, तो वो लोग चाहेंगे कि डिविडेंड मिलता रहे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यंग लोग हैं तो वो चाहेंगे कि कंपनी जो है उस पैसों को री इन्वेस्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करे, जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट उनको मिल सके। एंड फाइनली आता है पोर्टफोलियो का डिसीजन। अब पोर्टफोलियो डिसीजन में आपको इवेल्युएशन करना है कि आपने अलग अलग जगह जो इन्वेस्टमेंट की है उससे ओवरऑल कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन एग्रीगेट परफॉर्मेंस में किस प्रकार का है। मान लो एक जगह आपने पैसा लगाया तो 15% रिटर्न मिल रहा है, एक जगह आपने पैसा लगाया तो 3% का लॉस हो गया, तो ओवरऑल देखेंगे कि 12% का आपको रिटर्न मिला है। ये चीज़ें आती है इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो ये 4 होते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या क्या है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं एक बार ओवरऑल। पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि कहाँ से पैसा लाएं, कितना डेब्ट रखें, कितना इक्विटी रखें। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कौन कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। जाहिर सी बात है वहाँ इन्वेस्ट करोगे जहाँ ज़्यादा रिटर्न और कम से कम रिस्क हो। फिर अगर प्रॉफिट कमा ले तो इनमें से कितना डिविडेंड बांटे या ना बांटे, तो डिविडेंड कितना बांटे और कितना कंपनी में री इन्वेस्ट करे। देन पोर्टफोलियो डिसीजन में आप ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, यानी ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने % रिटर्न आपको मिल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्लेन द इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे साथ साथ चलते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक और इसके मिलता जुलता क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन का मनी होता है और एंड पॉइंट भी ऑर्गेनाइजेशन का मनी होता है। ये लाइन आ जाएगी और आपको कमेंट करने बोलेगा या फिर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने बोलेगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसी साथ साथ चलते हैं। देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आसान सा मतलब क्या होता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपनी के बड़े प्लान को बोलते हैं। यहाँ पे ये तय किया जाता है कि कंपनी को कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, कौन से बड़े टारगेट उसको लॉन्ग टर्म में अचीव करने हैं,
इसका मतलब ये है कि वो किस टारगेट को अचीव करना चाहती है, वो हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिसाइड करते हैं। कौन से नए प्रोडक्ट वो लॉन्च करना चाहती है, कौन से नए मार्केट में वो घुसना चाहती है, एंड कंपनी को कितना बड़ा बनाना चाहती है। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसी भी कंपनी या बिजनेस का फ्यूचर का रोड मैप होता है। नाउ डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होता है। तो वैसे तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी उस रूल्स या गाइडलाइंस को कहते हैं जो हमें ये बताती है कि हमें पैसों को मैनेज किस प्रकार से करना है। लेट से कंपनी बोल रही है हमें 1 लाख प्रोडक्ट बनाने हैं, तो उसके लिए हैवी प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, और उस प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए पैसे लगेंगे। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो कितने पैसे डेप्ट यानी कि लोन से उठाना पड़ेगा हमें, और कितने पैसे हम इक्विटी यानी कि शेयर्स बेच के जुगाड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल पॉलिसी में देखते हैं। दस मैं कह सकता हूँ कि पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे प्लस पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है, वो दोनों फाइनेंशियल पॉलिसी में देखते हैं। प्लस अगर इसका कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए, यानी डिविडेंड दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो सारी चीज़ें भी हम फाइनेंशियल पॉलिसी में देखते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि कंपनी को किस डायरेक्शन में ले जाना है, किस मोटिव से ले जाना है, वो सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिसाइड करते हैं। जबकि उसके रिगार्डिंग पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे और पैसों का जुगाड़ कैसे होगा, पैसों को कैसे बांटा जाएगा, वो फाइनेंशियल पॉलिसी में देखते हैं। तो मैं कह सकता हूँ दोनों साथ साथ चलते हैं या फिर दोनों के बीच में एक गहरा कनेक्शन है। तो ओवरऑल हमने आंसर इसी में डिस्कस कर लिया है। अब सिर्फ पॉइंट्स रीड करेंगे कि हमें आंसर लिख के कैसे आना है। तो देखो, सबसे पहले तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर उसको रन करना है या उसको एक्सपांड करना है तो उसको पैसों की ज़रूरत है। उसको इंटरनली मोबिलाइज्ड फाइनेंशियल बेस यानी कि प्रॉफिट या फिर रिटेन अर्निंग की ज़रूरत है। पैसों का जुगाड़ दो जगह से हो सकता है, एक तो भाई इक्विटी से ही ले आए यानी ओनरशिप कैपिटल, और दूसरा जो है बोरोड मनी यानी कि डेप्ट। तो ये दोनों जगह से आप पैसे ला सकते हो। ओनरशिप कैपिटल यानी कि प्रेफरेंस शेयर या फिर इक्विटी शेयर आप इशू कर दो। बोरोड कैपिटल के लिए आप बैंक से लोन ले लो या फिर डिबेंचर इशू कर सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको यही एक्सप्लेन करना है आपको पैसा कहाँ कहाँ से लाना है। देन नेक्स्ट आता है आपका कि आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या रखना है। पॉलिसी मेकर को ये डिसाइड करना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर उसका कैसा होना चाहिए, यानी कितना डेप्ट और कितना इक्विटी उसका होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक कोई आइडियल रेशियो होगा, तो देखो आइडियल रेशियो जो है वो वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। किसी के लिए 1:1, किसी के लिए 2:1 जो है आइडियल रेशियो होता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसी में आता है वो ये कि इन्वेस्टमेंट जो है उसको किस प्रकार से एलोकेट किया जाए, यानी पैसा तो आपने जुगाड़ के लिया है डेप्ट इक्विटी से, अब उसको किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाए। फिक्स्ड एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है और करेंट एसेट के लिए आपको रखना है। देखो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि आपको रिटर्न फ्यूचर में क्रिएट करके देगा, और रेस्ट्रेन करना है करेंट एसेट में, यानी कम से कम करेंट एसेट में पैसा लगाना है। क्योंकि लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं डेटर्स। जितना ज़्यादा उधार में सेल करते जाओगे उतने ज़्यादा आपके डेटर्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा फंसे रहेंगे। देन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देखा जाए तो उसको 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला क्या रहेगा कि आप क्या नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, या फिर आप एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक्सपांड कर रहे हैं, या फिर आप कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग बातें हैं जिस पे डिपेंड करेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करना है। तो नेक्स्ट आता है आपका डिविडेंड पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी बनाते वक्त ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कितना अर्निंग का हिस्सा जो है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाए, और कितना रिटेन करके रखे ताकि फ्यूचर में कोई एक्सपांशन की ज़रूरत पड़े तो आपके पास पैसा मौजूद हो। देखो ये सारे डिस्कशन से तो क्लियर होता है कि फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो आइसोलेशन में यानी अकेला अकेला नहीं बना सकते हो, आपको अदर फंक्शंस भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी को किस डायरेक्शन में ले जाना है, कंपनी किस मोटिव से आगे बढ़ेगी, कंपनी किस टारगेट को अचीव करना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो फाइनेंशियल पॉलिसी करती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो कॉर्पोरेट प्लानर्स है उन्हें लेटर स्टेज में नहीं बल्कि एट अर्ली स्टेज या फिर प्लानिंग की स्टेज में ही फाइनेंशियल पॉलिसीज भी फ्रेम कर लेनी चाहिए। सो आंसर यहाँ पे खत्म होता है। तो ओवरऑल क्रक्स क्या था कि कैसे फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट साथ साथ चलते हैं। तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये बोला कि भाई सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का मनी ही होता है। कोई भी बिजनेस विदाउट मनी रन नहीं कर सकता है। मनी को लाने के 2 सोर्स हो सकते हैं, यानी ओनरशिप कैपिटल या फिर आपका बोरोड कैपिटल।
देन पॉलिसी मेकर को डेब्ट इक्विटी रेशियो का ध्यान रखना चाहिए। देन हमने देखा कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन पैसों का, ज़्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और कम से कम करेंट एसेट में। देन हमने देखा कि डिविडेंड किस प्रकार से बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए, कितना पैसा डिविडेंड के रूप में बांटे और कितना जो है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रख ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहे करंट सिनेरियो में जब ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ गया है, इंफॉर्मेशन में इतनी ग्रोथ आ गई है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो इसके चलते सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ड्रास्टिकली बढ़ गई है, एक्सपांड हो गई है। इसको एक्सप्लेन करना है और खास करके सीएफओ का रोल जो है वो इंक्रीज हो गया है पेंडेमिक के बाद से। सो ट्रेडिशनली देखा जाए पहले मेन रोल जो सीएफओ का रहता था यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का रहता था कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा उनके शेयर्स का रेट बढ़ जाए, ये मेन ध्यान रखना पड़ता था। ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखते थे, फाइनेंशियल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करते थे। फाइनेंशियल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना यानी मेक श्योर करना कि पैसे तो कहीं वेस्ट नहीं हो रहे हैं, एक्सेसिव कॉस्ट तो कहीं इंकर नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से बढ़ने के बाद और पेंडेमिक के आने के बाद सीएफओ का जो रोल है वो एक्सपांड हो गया है, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो पहले सिर्फ फोकस करते थे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किया जाए, लेकिन अब उनको स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल इश्यूज यानी डे टू डे वर्किंग में भी घुसना पड़ रहा है। तो ऐसे 4 मेन रोल अपने को बताने हैं सीएफओ के जो अब ऐड हो गए हैं, खास करके ग्लोबलाइजेशन और पेंडेमिक के बाद। और ये क्वेश्चन जो है न्यूली एडेड है तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट। अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपनियां एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रही है और देख रहे हो फॉरेन करेंसी में भी बहुत ज़्यादा डील किया जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में आप देखते हो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, ड्यू टू विच आपको लॉस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, हेजिंग किया जाए। तो ये सब काम अब सीएफओ को करना पड़ेगा, यानी उसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि रिस्क को मिटिगेट किया जाए। ये उसका एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने। सेकेंड आता है आपका सप्लाई चेन। अभी रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हो, किससे प्रोक्योर कर रहे हो, किस रेट में प्रोक्योर कर रहे हो, ये सब चीज़ें सप्लाई चेन में आती है। यानी गुड्स को प्रोड्यूस करने से लेके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने तक सब कुछ सप्लाई चेन में आता है। तो एक अच्छे सीएफओ को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि सप्लाई चेन कहीं पे भी अटके नहीं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से चलते रहे। फॉर एग्जाम्पल कभी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आपके फैक्ट्री में फिर काम नहीं हो पाएगा, लेबर खाली बैठे रहेंगे तो प्रोडक्शन उससे हैम्पर होता है। देखो पेंडेमिक के टाइम पे क्या हो गया था, जो बड़ी बड़ी लैपटॉप की कंपनी है स्पेशली जो गेमिंग लैपटॉप बनाती है, उनको जो है ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। तो ग्राफिक कार्ड अगर नहीं चलेगा गेमिंग लैपटॉप में तो आप जानते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से तो फिर गेमिंग लैपटॉप कहलाया ही नहीं। तो मेक श्योर करना कि कैसी भी सिचुएशन हो प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए और सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होने चाहिए टाइम टू टाइम। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो सीएफओ को देखना पड़ेगा कि ग्रोथ के लिए उसे जैसा भी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़े वो उसे करे। जैसे कि मर्जर कब करते हैं अपन जनरली कि दूसरी कंट्री में फॉर एग्जांपल आपको जो है अपने सामान बेचने, तो वहाँ लोकल कंपनी के साथ आप मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि सुजुकी वालों ने, जापानीज कंपनी ने इंडियन कंपनी मारुति वालों के साथ मर्ज किया था। नाउ नेक्स्ट आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन यानी कि आप दूसरे के बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं। ये आपके लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हो सकती है और आपके लिए ग्रोथ की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जोमेटो ने क्या किया, ब्लिंकिट को एक्वायर किया। देखो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये सेव करके रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये नोट्स का पार्ट नहीं है, आपके मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। कि बिफोर एक्विजिशन ब्लिंकिट की वैल्यूएशन कितनी थी, $800 मिलियन, और अभी करेंट वैल्यूएशन देखेंगे तो कितनी हो गई है, $13 बिलियन की हो गई है। तो ये काफ़ी लंबा जंप जो है वो आया है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है और 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है। और फिर डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 84 भी कर लेना, मोटा मोटी रेट है जो अभी आजकल चल रहा है। तो इतना बड़ा जंप आया है तो देखो जोमेटो कंपनी को कितना ज़्यादा फायदा हो गया। देन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, देखो बिजनेस के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, कई बार लॉस में चलती है कंपनी तो उसको इंप्रूव करने के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। तो सीएफओ को ये बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कब उसको मर्जर करना है, कब उसको एक्विजिशन करना है, कब उसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। फाइनली आता है ESG फाइनेंसिंग, यानी सीएफओ अब ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी आपका पैसा जो इन्वायरमेंट का ध्यान रखती हो। फॉर एग्जांपल ऐसे गुड्स या सर्विसेज बनाती हो जो पोल्यूशन कम से कम करे, जो
सोशल का ध्यान यानी लोगों का ध्यान रखता हो, जो ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखते हो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सिगरेट बनाने वाली कंपनी है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। एंड फाइनली गवर्नेंस का, यानी कि जहाँ पे आपको फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले, बिजनेस इंटीग्रिटी देखने को मिले, वहाँ पे CFO जो है इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो एट दी एंड आप ये लाइन लिख के आ सकते हैं कि CFO जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएशन का काम कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया आपका आंसर खत्म। एक बार समरी देख लेते हैं कि CFO जो है अब सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की ओर काम नहीं करते हैं, बल्कि उनके 4 रोल और बढ़ चुके हैं पेंडेमिक के बाद और ग्लोबलाइजेशन आ गया है उसके बाद। जैसे कि सबसे पहले रिस्क मैनेज करना, यानी रिस्क को मिनिमाइज करना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को जो है मेंटेन करके रखना, यानी कि कहीं से भी सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे आप गुड्स प्रोक्योर कर रहे हैं या चाहे आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन टाइम टू टाइम अपने फायदे के लिए मर्जर करना, एक्विजिशन करना और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करना। एंड फाइनली ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना जो ESG का, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस का ध्यान रखते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ फाइनेंशियल गोल्स कैन बी बैलेंस्ड विज़ सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी कि फाइनेंशियल गोल्स को किस प्रकार से सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ बैलेंस किया जाए। देखो फाइनेंशियल गोल्स में तो आप जाओगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से आप सेल करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ और कंपनी को आगे बढ़ाओ। जबकि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बोलता है कि आपको क्या करना है, ग्रो करना है और कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करके रखना है। करंट की नीड को भी सेटिस्फाई करनी है, फ्यूचर की नीड भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा स्लो जाना ग्रोथ रेट में भी ख़राब रहता है किसी भी कंपनी के लिए, ज़्यादा फास्ट जाना भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बीच का रास्ता अपनाएंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑयल इंडस्ट्री, फ्यूल इंडस्ट्री। देखो फ्यूल इंडस्ट्री में आप देखोगे तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो इसका जुडिशियल यूज़ करना सही रहेगा, यानी कि अननेसेसरी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो फ्यूचर के कस्टमर के लिए भी जो है ऑयल प्रेजेंट होना चाहिए और प्रेजेंट के कस्टमर की नीड भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपने नोटिस किया होगा सेव फ्यूल कैंपेन, ये ऑयल कंपनी खुद ही चला रही है। अब देखने में लगेगा कि ये डी मार्केटिंग कैंपेन है, कि आप अपनी सेल्स को खुद ही कैसे कम करना चाह रहे हो, कैसे खुद बोल रहे हो कि ऑयल जो है वो जुडिशियल यूज़ किया जाए, यानी कि जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करे, अननेसेसरी एक्स्ट्रा ना यूज़ करे। क्योंकि कंपनी किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका प्रोडक्ट यूज़ करो और ख़त्म करो, और ड्यू टू विच उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ताकि आप बार बार उनकी प्रोडक्ट को बाय कर सके। तो ये चाहती है कंपनी कि आप जो है प्रेजेंट नीड भी सेटिस्फाई करे कस्टमर की और फ्यूचर नीड भी जो है फ्यूचर कस्टमर की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक साथ जो है ऑयल पूरा ख़त्म कर देगी ऑयल इंडस्ट्री, तो फिर वापस से ऑयल को क्रिएट होने में काफ़ी सालों का वक्त लग जाएगा। इसके लिए वो चाहती है कि स्टेबल ग्रोथ स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए, और यही क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है। तो बस आपको समराइज करके ये लिखना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो एंटरप्राइज के लिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए सही रहता है। टू फास्ट जाएंगे तो ऑयल ख़त्म हो जाएगा, टू स्लो जाएंगे तो वो भी जो है एंटरप्राइज के अगेंस्ट चल जाएगा। सर्वाइव करने के लिए उसको एक लिमिटेड प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, तो एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। सो फाइनेंशियल पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए ताकि ग्रोथ स्पीड जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से मैच कर सके, ताकि हेल्दी डेवलपमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सके। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे समाप्त। सो ओवरऑल अपन ऐसा कह सकते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स अपने ऐसे बनाए जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ जो है अचीव की जा सके, यानी ना ज़्यादा है स्लो जाना है, ना ज़्यादा फास्ट जाना है, यानी सेल्स को उतना ही बढ़ाए जो आपके फाइनेंशियल पॉलिसी से मैच करे। और इसमें यह ऑयल इंडस्ट्री वाला एग्जाम्पल आप याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। एक तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट बताना है और दूसरा बताना है कौन कौन सी एजम्पशन जो है वो हम लेके चलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल में। तो देखिए सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था किसने, रॉबर्ट ने दिया था। अब सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या कहता है कि भाई आपको ये देखना है कि कंपनी जो है, फर्म जो है वो कितना ग्रो कर सकती है विदाउट बोरोइंग मोर मनी, यानी कि लोन ले लेके ग्रो नहीं करने का है। आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, सेल से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा उसको वापस से बिजनेस में लगाना है और फिर से आपको अपनी सेल्स को धीरे धीरे बढ़ाते रहना है और थोड़ा प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करना है। ये कहता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। बहुत सारा आप उधारी ले लोगे, बोरोइंग्स ले लोगे और आप एक्सपांड करते जाओगे, आप बोलोगे देखो यार मैंने सेल्स बढ़ा दी, तो ये काम नहीं करना है। ऐसा ये बोल रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। और फिर आप ठीक ठाक सा प्रॉफिट कमाने लग जाओ, ठीक ठाक सी मार्जिन कमाने लग जाओ, जब आपका बिजनेस जम जाए उसके बाद आप ज़रूर से बोरो करके ग्रो किया जा सकता है।
देखो यहाँ पे लिखा है कि फर्म जब पास कर दे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट तो क्या करना है, फिर बोरो फंड करके ग्रो को फैसिलिटेट किया जा सकता है, यानी ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है। लेकिन पहले तो है आपको अपनी सेल्स को बढ़ा बढ़ा के, अपने प्रॉफिट को बढ़ा के, प्रॉफिट के पैसों को यूज़ करके ही आपको अपनी ग्रोथ एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। फिर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है सर? रिटेंशन रेशियो ही तो होता है भाई। मान लेते हैं कि आप अगर 100 रुपये कमाते हो, उसमें 20 रुपये अगर डिविडेंड दे दोगे तो 80 रुपये ही तो रिटेन किए ना। तो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, रिटेंशन रेशियो। रिटेन करोगे, री इन्वेस्ट करोगे, फ्यूचर की सेल्स वापस से बढ़ने लग जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एमसीक्यू पर्पस के लिए भी इसको याद रखेंगे। नाउ फाइनली आता है सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल की एजम्पशन। तो सबसे पहले क्या है, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है, यानी कितना डेप्ट होना चाहिए और कितनी इक्विटी होनी चाहिए ये आपको मेंटेन करके रखना है। कोई भी रेशियो फिक्स मान लेते हैं 1:1 या 2:1, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा डेप्ट होगा उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट का पेमेंट देना पड़ेगा, यानी उतनी आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बढ़ते जाएगी। सेकंड बोल रहा है टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है मेंटेन करके चलना है, यानी कि आपको हर साल कितना डिविडेंड बांटना है ये फिक्स करके चल लो। मान लेते 10% या फिर 20% फिक्स करके रख दो, क्योंकि आप जितना डिविडेंड दे देंगे उसके बाद जो पैसा रहेगा जो आप रिटेन करेंगे वही तो आप री इन्वेस्ट करेंगे ना, उसी के द्वारा तो आप जो है अपनी सेल्स बढ़ा रहे हैं। तो ये होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो अपने फॉर्मूले में भी देखे। एंड तीसरा है कि सेल्स को बढ़ाने का है धीरे धीरे जितना मार्केट कंडीशन आपको अलाउ करती है। मार्केट कंडीशन अलाउ करती है यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि यार बोरो कर करके फंड लेके आओ और फिर एक्सपांशन करो बिजनेस का, ऐसा मत करो। ये बोल रहा है धीरे धीरे सेल्स बढ़ाओ, अपने प्रॉफिट को यूज करके जो है आपको अपना सेल्स को एक्सपांड करते जाना है टू एन एक्सटेंट, जब तक आपका बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है समाप्त। तो सबसे पहले तो है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का क्रक्स देख लेते हैं कि इसको किसने दिया था, रॉबर्ट ने दिया था। ये क्या बोलता है कि भैया फर्म कितना ग्रो कर सकती है विदाउट बोरोइंग मनी, ये विदाउट है, विदाउट को शॉर्ट में लिखा हुआ है। और फिर इसका फॉर्मूला याद रखना है रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, या रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेट भी बोल सकते हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स टिपिकली इसमें इंक्लूड होंगे, तो भैया नेट प्रॉफिट मार्जिन, आप कितना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं अपने बिजनेस में, फिर रिटेंशन रेट आप कितना रिटेन करके रखते हैं, एसेट टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि यार कितनी सेल्स आप अचीव कर पा रहे हैं यूजिंग योर गिवन एसेट्स, एंड फाइनली एसेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि आपके पास टोटल एसेट्स कितनी है और कितना आपका इक्विटी है, यानी कि ओनर का फंड उसमें लगा हुआ है। बेसिकली यही बताता है कि कितना डेप्ट है और कितना इक्विटी है, यानी ओनर का फंड है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी हुआ समाप्त। सारे की पॉइंट्स जो है आपको लिख के आने। देखो थ्योरी क्वेश्चन अगर आता है उसमें स्कोर करना है आपको, तो आपको की पॉइंट्स बस याद रखने हैं, और जैसे ही आपने की पॉइंट्स लिखे आपको उसको अंडरलाइन करके आना है एग्जाम में, तो ये आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसी के साथ ही पूरा चैप्टर होता है समाप्त। आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये थ्योरेटिकल चैप्टर समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लस आपको अगर दूसरे चैप्टर्स के भी ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।